नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो एलपी सीबीटी 2 बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग एक्सपेक्टेड प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज करने वाले हैं। और हम लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से चीज़ों को स्टार्ट किया है। इसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देखिएगा, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। तो 100+ क्वेश्चन है इस बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के, और ये 100+ क्वेश्चन को कंप्लीट 360 डिग्री में हम लोग कर रहे हैं। मतलब वो एक सवाल से जितने टाइप्स के वैरायटीज के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीज़ों का डिस्कशन, मतलब कंप्लीट इस 100 क्वेश्चन 100 से प्लस भी हो सकते हैं, तो आपको कंप्लीट बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कवर करवा दिया जाएगा। तो बिना देर के हुए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 में। दूसरा छोटा सा अपडेट आपके लिए, एप्लीकेशन फोकस स्टडी विद अभी में कंप्लीट कोर्स को बहुत सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन कर दिया गया है। जिनके पास अगर इच्छुक है या फिर जिन्होंने कहीं से पेड क्लासेस लिया है उसके बावजूद भी अगर कहीं भी एक सिंगल डाउट है तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, फी आपका मात्र और मात्र 299 विथ वीडियो और विथ आपका नोट्स, थ्योरी है, कंसेप्ट है, नोट्स है और क्वेश्चन प्रैक्टिस लेटेस्ट जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं उन सब के। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ से पार्ट 2 देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है आपके लिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट भाई कि इतना अच्छा कंटेंट आपको मैं दे रहा हूँ, यकीन मानिए जब आप एग्जामिनेशन हॉल में अभी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात कर लूँ या फिर आप किसी भी किताब को उठा करके बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के सवाल बनाइए। ठीक है, और अगर इसका थ्योरी क्लियर नहीं है तो मैं इसका ऑलमोस्ट 50 to 60% थ्योरी भी क्लियर करते चल रहा हूँ। तो आप अगर कहीं से पढ़े हैं तो फिर तो रामबान है कि ये 100+ क्वेश्चन आपको लगाने ही चाहिए। चलिए बिना देर के वैसे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि दिए गए परिपथ में जो कैपिटल आर है जिसकी वैल्यू 5 ओम है, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दिए गए परिपथ यानी ना गिवन सर्किट, तो सर्किट का फिगर अगर आप देखेंगे तो ये आपको सर्किट गिवन है। ठीक है, एग्जामिनेशन में ये आपका सर्किट गिवन होगा और इस सर्किट में आपको बोला गया है जो ये कैपिटल आर है जिसकी वैल्यू 5 ओम है और हर आर की वैल्यू आपको दे दी गई है 5 ओम। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बदलाव होगा वो मैं सारी चीज़ों का डिस्कशन कर दे रहा हूँ। यहाँ आपको बोला गया है ये पॉइंट ए है, ये बोला गया पॉइंट बी है। हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में इसको पॉइंट सी से भी डिनोट किया जा सके। आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, ठीक है, जो रजिस्टेंस है, देखिए बिंदु ए और बिंदु बी के बीच प्रतिरोध का मान आपको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। या आपसे एग्जामिनेशन में बोला जा सकता है कि पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में प्रतिरोध या फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, या फिर पॉइंट बी या पॉइंट सी के बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो अगर आपको याद होगा, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो मैंने ये आपको सर्किट बहुत अच्छे से समझाया भी था और मैंने कहा था कि जब ट्राइंगल बेस्ड, ठीक है, यह है आपका ट्राइंगल और इस ट्राइंगल बेस्ड अगर आपका सर्किट होगा, ठीक है, और यहाँ आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी जाएगी इस प्रकार से आर और आर और आर, तो किसी भी पॉइंट ए हो, चाहे ये पॉइंट बी हो, चाहे पॉइंट सी, किसी भी पॉइंट ए या पॉइंट बी के बीच पूछ ले, पॉइंट ए या पॉइंट सी के बीच पूछ ले, पॉइंट बी या पॉइंट सी के बीच में पूछ ले, तो आपको मैंने बताया था जो रेजिस्टेंस जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी 2R/3। ठीक है, किसी भी पॉइंट के बीच में, यानी अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ ए और बी के बीच में जो प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी वो होगी 2R/3। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी दी गई है 5 और ये हो गया 3, यानी कितना आ गया आंसर 10/3। अब आपके मन में ये सवाल है कि सर 2R/3 निकाला कैसे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो इसका समय इतना ही आपको देना है, 10/3 टिक करके आ जाना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वेरिएशन और भी आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे जैसे कि एक तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू आपको याद रखनी होगी क्योंकि ऑप्शन में 2R/3 आपको कई बार दिया गया, आर 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 दे करके पूछा गया कुल प्रतिरोध या समतुल्य प्रतिरोध की वैल्यू बताइए पॉइंट ए या पॉइंट बी के बीच में, या पॉइंट ए या पॉइंट सी के बीच में, या पॉइंट बी या पॉइंट सी के बीच में। अब आर का वैल्यू यहाँ पे अलग भी आपको दिया जा सकता है, 2 ओम दे दिया जाए, यहाँ पे 3 ओम दे दिया जाए, यहाँ पे 4 ओम दे दिया जाए। तो इसमें अब इस केस में अब आपका क्या जाएगा, 2R/3 में से 2। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे भाई अब इसको, अब यहाँ पे डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट करके इसको आप नहीं बना सकते, तब अब आपको क्या होना चाहिए, इस सर्किट को सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है ना, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को आपको यहाँ पे समझ में
अच्छे से डेवलप्ड करनी पड़ेगी। मतलब कि यहाँ पे आर का वैल्यू 2 दे दिया है, आर का वैल्यू 4 दे दिया गया, आर का वैल्यू 3 ओम दे दिया गया। अब इस केस में आप क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला अब आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस केस में अब आपको सॉल्व करना होगा सर्किट को। तो चलिए हम इस सर्किट को सॉल्व भी कर देते हैं। देखिए सबसे पहले मैं सर्किट आपके सामने ड्रॉ करता हूँ, ध्यानपूर्वक समझिएगा हर एक चीज़ को। मतलब मैंने कहा ना कि पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। पूरी चीज़ें आप सोचिएगा कि मैं कवर कर दूँ तो फिर पॉसिबल नहीं है ना भाई, एक एक घंटे का वीडियो में इतनी सारी चीज़ों को बता देना। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से करंट का एंट्री करेंगे, ठीक है। करंट आई यहाँ से एंट्री कर रहा है, पॉइंट ए से यहाँ पे दो रास्ते मिल चुके हैं। एक रास्ता ये है तो इधर से I1 चला चुका है, और इधर एक रास्ता मिल चुका है या I2। यानी कि अगर 10 एम्पियर करंट है तो इधर आपका 2 एम्पियर करंट गया है तो इधर 8 एम्पियर जाएगा। अगर इधर 8 एम्पियर गया है तो इधर कितना आएगा, 2 एम्पियर। समझ में आ गया। मतलब मैंने आपको बताया था कि जितना बाराती निकले हैं भाई उतना ही बाराती वापस भी आना है। तो इधर से I1 जा रहा है, यानी कि इस रेजिस्टेंस में अगर मैं बोलूं तो कितना करंट पास हुआ, I1, ठीक है। इधर से आपका I1 आ रहा है यही रास्ता होते हुए, और यहाँ पे भी अगर आ रहे तो इस रेजिस्टेंस से भी कितना करंट पास हुआ, I1। फिर ये आया I1, और इधर से आपका कौन आ रहा है, आपका I2 आ रहा है, ठीक है। मतलब कि 10 लोग अगर बाराती में गए हैं, अगर इधर 6 लोग चले गए तो इधर कितने होंगे, 4 लोग, ठीक है। तो इधर आ कितने रहे, इधर से 6 लोग आ रहे हैं, इधर से 4, कुल मिलाकर के इधर से कितना करंट निकलेगा, बाराती में जितने गए उतना बाहर निकलेंगे, यानी कि उतना ही वापस रिटर्न होंगे, यानी कि 10 एम्पियर करंट आ गया वापस, ठीक है। ये क्लियर है। अब हम लोग इसको हटा लेते हैं। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है भाई, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझना है बढ़िया से। अब देखिए अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और जो आपके समानांतर जो क्रम होता है, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है भाई, तो सीरीज में क्या होता है, आपका करंट कांस्टेंट होता है, और पैरेलल में क्या होता है, आपका वोल्टेज कांस्टेंट होता है। याद है भाई, बिल्कुल याद है सर। तो अब देखिए यहाँ पे आप जब देखेंगे तो इस रजिस्टेंस से, यानी कि यहाँ पे मैं R1 लिख दे रहा हूँ, ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया, ठीक है। अगर आप ध्यान दें तो ये R1 से कितना करंट पास हो रहा है, ये I1 जा रहा है, और इस R2 से भी कितना करंट पास हो रहा है, R1। यानी कि R1 और R2 में क्या है भाई, करंट कांस्टेंट है, यानी R1 और R2 क्या हो गया, सीरीज में हो गया। तो मैं इसको सीरीज में बना दे रहा हूँ इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गया R1, ये हो गया आपका R2, क्लियर है। अब इसका मैं अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो भाई इसका क्या वैल्यू आ जाएगा, इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं, R1 प्लस R2, और इसके साथ अगर देखें ये R3 क्या होगा, तो इस R3 के साथ आपका I2 करंट फ्लो कर रहा है, यानी इसके साथ ये क्या है, पैरेलल में है, ठीक है। तो ये हो गया आपका R3, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, ये आपका पॉइंट A हो गया, ये हो गया आपका पॉइंट B। अब ये दोनों का आप पैरेलल में है तो इसको सॉल्व कर दीजिए। अब यहाँ मैंने वही बोला था क्या कि चलिए इसको हटा लिया जाए, इसको रहने देते हैं। अब यहाँ मैंने आपको बोला था कि जैसे कि यहाँ पे ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये हो गया आपका R3, ठीक है। तो R1 का वैल्यू कितना है, 2 ओम है, और R2 का वैल्यू कितना है, 4 ओम है। तो बस यहाँ वैल्यू पुट करते चलिए। R1 का वैल्यू कितना है, 2 ओम, और R2 का वैल्यू है 4 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका निकालिएगा तो 2 4 कितना आ गया, 6 ओम आ गया, ठीक है। और R3 का वैल्यू कितना दिया गया है, 3 ओम। तो इसके साथ अब आप 3 ओम का एक और ये बना लीजिए प्रतिरोध, तो ये हो गया आपका 3 ओम। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो भाई इसका भी फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, R इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, 2 रजिस्टेंस रहेंगे तो 6 × 3/9 आ जाएगा, ऐड हो जाएगा दोनों, तो 6 × 3 = 18/9, 9 दूनी 18, यानी कि 2 ओम। समझ में आ गया। और यहाँ पे अब देखिए अगर मैं यहाँ पे देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये R2 को मैं हटा रहा हूँ, ये R3 हटा दे रहा हूँ, चलिए भाई ये हो गया, R1 भी हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो तीनों प्रतिरोध की वैल्यू कितनी है, R है, ठीक है। R, ये भी R, ये भी R, ये भी R है। तो देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो अगर ये सीरीज में हो जाएंगे तो इसको मैं अब बना के दिखाता हूँ, ये 2R हो जाएगा, और उसके साथ नीचे वाला रजिस्टेंस पैरेलल में तो ये R हो जाएगा। अब इसका R इक्विवेलेंट निकालिए पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में, तो क्या R इक्विवेलेंट आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और बाय दोनों को ऐड कर देंगे 3R। तो क्या आ जाएगा, 2R² / 3R, ये R से R कट गया तो 2R/3 आ गया। ये भी डिराइव मैंने करके बता दिया। चलिए तो इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितने चीज़ें बन सकती थी वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। अब आपको जिनमें को भी डाउट है भाई, तो आपने या तो फिर ये सर्किट अच्छे से नहीं किया होगा, तो फिर आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे ये सर्किट को आप क्लियर कर लीजिए, अदरवाइज मैंने करवाया बहुत अच्छे से। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल बोला गया कि विद्युत वाहक बल
और विभवांतर के बीच में संबंध आपसे पूछा गया, ठीक है ना। यानी विद्युत वाहक बल आपको मैंने बताया था कल भी, ई जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं या स्मॉल ई से भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, और जो विभवांतर है यानी कि वोल्टेज, ठीक है, इसके बीच आपका संबंध पूछा गया, रिलेशन पूछा गया। तो आपको मैंने बताया था जो सेल में क्या आपको क्या बोला गया था कि मैंने सेल के पास क्या होता है, ईएमएफ वैल्यू होती है, और जिस कितना होता है ई इक्वल्स टू, अच्छा सेल की क्या होती है अपनी एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है, ठीक है। और आपका जब वो परिपथ या सर्किट होगा तो उसमें एक आपका लोड होगा, तो उस लोड का अपना एक रेजिस्टेंस होगा जिसको हम बाह्य प्रतिरोध यानी एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो कुल मिलाकर के ईएमएफ की वैल्यू क्या आती है, वी प्लस आई आर, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है ई की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, मतलब ई की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन वी होगी, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा केस मैंने बताया था कि अगर सेल से कोई करंट पास ही नहीं हो रहा है, अगर करंट पास नहीं हो रहा तो ये करंट पास नहीं हो रहा तो ये जीरो हो गया, तब एक आपका रिलेशन और आ जाएगा ई इक्वल्स टू भी। मतलब ये सिचुएशन तब है जब आप सेल से कोई भी करंट पास नहीं करवा रहे हैं। तो क्या क्या रिलेशन पॉसिबल है, ई ग्रेटर देन वी हो सकता है और ई इक्वल्स टू भी, यानी कि ओनली वन एंड ओनली टू, ओनली वन एंड ओनली टू। अगर आपको याद है तो मैंने बताया था ईएमएफ के बारे में भी, ईएमएफ क्या है, ठीक है। ईएमएफ क्या है, तो सबसे पहले आपको ईएमएफ में यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में ये सोचना नहीं है कि आपका कोई एक प्रकार का बल है, बिल्कुल नहीं। ये आपका एक अदिश राशि है, ये आपका एक प्रकार की एनर्जी होती है, इसकी एसआई यूनिट वोल्टेज होती है। और ईएमएफ के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब सेल से, ठीक है ना, जैसे कि कोई सेल लगा हुआ है एक परिपथ में और यहाँ पे आपने कोई बल्ब जला रखा है, तो इस बल्ब को जलाने के लिए क्या चाहिए भाई, करंट चाहिए। अब ये करंट कैसे पास होगा, इस सेल से, ठीक है ना। ये सेल क्या करता है भाई, प्रति सेकंड, ठीक है ना, प्रति सेकंड क्या करती है भाई, इसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है इस करंट को फ्लो कराने के लिए, ठीक है। तो इस करंट को फ्लो कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए वही एनर्जी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सेल का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, अब इस बल्ब का अपना बाह्य रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। तो इसको मैंने कल बहुत अच्छे डिटेल में समझाया है, तो आप पार्ट 1 देख लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बाकी थ्योरी क्लास में मैंने पूरा कंप्लीट डिटेल डिस्कशन किया है इसके ऊपर, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। और फिर सेल चैप्टर के बारे में भी मैंने बताया था, तो उसमें ही आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी क्लियर कर दिया था, ठीक है। तो ओनली वन यानी कि आपका इसमें क्या रिलेशन सही है, ई ग्रेटर देन वी होगा ऑलवेज। क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि ये आपको मैंने अभी क्या बताया, इक्वेशन बताया, ई इक्वल्स टू वी प्लस आई आर। ये आया कैसे था भाई, ई इक्वल्स टू आई आर प्लस आई स्मॉल आर, ठीक है। इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं। तो कभी भी पॉसिबल है ई की वैल्यू आपका जो भी आएगा भी से ज़्यादा ही आएगा, आएगा ना भाई, क्योंकि इसमें आई आर प्लस ऐड है, और जब सेल से पास किया गया करंट की वैल्यू ही जीरो हो जाएगी तब ई इक्वल्स टू वी हो जाएगी। तो ये रिलेशन आपका पॉसिबल है, ई इक्वल्स टू वी और ई ग्रेटर देन वी, ठीक है। चलिए साहब, तो ये सवाल समझ में आ गया अच्छे से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन और ओनली टू। चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल क्या बोला गया है कि किसी तार की लंबाई, ये हमने कल कर लिया था, चलिए कोई नहीं, अब हम लोग एक बार इसको फिर से कर लेते हैं कि किसी तार की लंबाई 2 गुनी और त्रिज्या आधी कर देने से तार का प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे एग्जामिनेशन में हम लोग अप्रोच मैंने आपको सिखाया था, क्या होता है, आर इक्वल्स टू रो एल अपन ए है। अगर यहाँ त्रिज्या लिख दी गई तो त्रिज्या के फॉर्म में अगर फॉर्मूला को लिखना चाहे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, लंबाई 2 गुनी कर दी गई है, लंबाई 2 गुनी हो गई है, ठीक है। उसके बाद जो त्रिज्या है वो आधी हो गई है, त्रिज्या आधे हो गई है, यानी कि डिनोमिनेटर में हाफ का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे 2/1/4, यानी कि ये 4 ऊपर चल गया तो क्या हो जाएगा 8 टाइम्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बहुत समय अधिक नहीं लेना है, 10 से 15 सेकेंड का ये सारे क्वेश्चन होते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या बोला गया है, कोई एक पदार्थ को आवेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान, ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, और फर्स्ट क्लास में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि यहाँ पे बोला गया है कि किसी पदार्थ को आवेशित किया जाता है, यानी कि चार्ज किया जाता है। मतलब कि कोई आपके पास मैटर है, कोई सब्सटेंस है, इसको चार्ज किया जा रहा है, या तो पॉजिटिवली चार्ज किया जा रहा होगा, यहाँ ये नहीं लिखा है कि पॉजिटिवली चार्ज धन आवेशित, ठीक है, यहाँ लिखा गया आवेशित किया गया, तो हो सकता है ये पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है या ऋण आवेशित हो सकता है। तो अब आपसे पूछा गया है तो मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि द्रव्यमान पे इफेक्ट बताइए। तो मैंने कहा था कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो मास क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज हो जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज, तो भाई पॉजिटिव आपको कब समझ में आएगा, जब आप प्रॉफिट में होंगे तब आप बोलेंगे मैं पॉजिटिव हूँ। अगर आप प्रॉफिट में है यानी आपके पास पैसा अधिक आया है तो आप दूसरे को पैसा देंगे,
तो पॉजिटिव मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन आप क्या कर रहे हैं, दूसरे को दे रहे हैं। माइनस मतलब ऋण आप ले रहे हैं, ऋण आवेशित यानी कि ऋण आप ले रहे हैं। और अगर आप ऋण ले रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन का यहाँ गेन हो रहा है, यानी पैसा आप ले रहे हैं तो अकाउंट में पैसा इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं तो हर एक इलेक्ट्रॉन के लॉस से इतना मास कम हो रहा है इस पदार्थ का। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो हर एक इलेक्ट्रॉन के आने से इतना मास इंक्रीज हो रहा है इसका। तो अगर धन आवेशित होगा तो मास क्या हो जाएगा भाई, घट जाएगा। और अगर ऋण आवेशित होगा तो मास बढ़ जाएगा। लेकिन सवाल में बोला गया आवेशित किया गया, ठीक है। तो अब आवेशित किया गया है, अगर पॉजिटिवली चार्ज किया गया तो मास तो घट जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज किया गया है तो मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब हमें पता नहीं कि पॉजिटिवली चार्ज है, केवल चार्ज लिखा गया, या नेगेटिवली चार्ज है। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा भाई, नो चेंज। ना तो आप इंक्रीज बोल सकते हैं, ना ही आप डिक्रीज कर सकते हैं, यानी दोनों। अच्छा, नो चेंज में नहीं, आप यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना, बोथ ऑप्शन, यानी कि आवेशित किया गया अगर पॉजिटिव मान के चले तो भाई क्या हो सकता है, घट भी सकता है, और नेगेटिव चार्ज है तो इंक्रीज भी हो सकता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा सवाल था ये। यहाँ पे आपको मेन चीज समझना था कि क्वेश्चन को, यहाँ पे बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे आखिर ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। आवेशित किया जा रहा है तो किसी पदार्थ को अगर आवेशित किया जा रहा है, आवेशित इन द सेंस मतलब क्या है भाई, यहाँ पे आपको एक शब्द आ रहा है आवेश, यानी कि चार्ज। चार्ज के बारे में मैंने बताया था, चार्ज क्या है, एक प्रकार की प्रॉपर्टी है, गुण है, जो किसी भी पदार्थ पे क्या करता है, एक फोर्स लगाता है। अब ये फोर्स कैसा हो सकता है, अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव, अब डिपेंड करेगा कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज है। पॉजिटिव पॉजिटिव सेम चार्ज होगा तो रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, अपोजिट चार्ज होगा तो भाई अट्रैक्शन का काम करेगा, ठीक है। ये सवाल भी क्लियर होता है। चलिए अब हम लोग अगले नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 12वां सवाल पे। 12वां सवाल क्या आपसे बोला गया है, नॉट 12वां, 13th सवाल, ठीक है। ये देखिए अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा अभी लेटेस्ट जो पूछे गए हैं, देखिएगा कितने शानदार शानदार इजी अब आपको लगने लगेंगे जिस लेवल पे आप क्वेश्चन को अभी बना रहे हैं। बोला गया है कि 24 वोल्ट के विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, ठीक है। इसे 5 ओम के बाहरी प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल का टर्मिनल वोल्टता क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए क्या क्वेश्चन में दिया गया, देखिए बोला गया कि विद्युत वाहक बल 24 वोल्ट है, ठीक है। तो विद्युत वाहक बल आपको दे दिया गया है 24 वोल्ट, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद बोला गया है कि जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो 3 ओम है। आंतरिक प्रतिरोध कितना है भाई, 3 ओम है। और बोला गया कि इसे 5 ओम के बाहरी प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है, 5 ओम के बाहरी प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है। तो बोला गया कि सेल का टर्मिनल वोल्टता क्या है भाई। देखिए यहाँ ये नहीं पूछा कि सेल का विद्युत वाहक बल बताइए, यहाँ बोला गया कि सेल का टर्मिनल वोल्टता क्या है, यानी कि V का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। और V का वैल्यू निकालने के लिए क्या हमें पता, फॉर्मूला कैपिटल I इंटू आर, ठीक है। अब इसका मैं एक बार डायग्राम सर्किट बना देता हूँ, कैसे देखिएगा। ये आपका कोई एक सेल है, ये आपका एक क्लोज सर्किट हम लोग बना ले रहे हैं। यहाँ से कोई एक लोड दे दे रहे हैं, एक बल्ब दे दे रहे हैं, और ये हो गया आपका आई, और यहाँ से ये बल्ब जल रहा है, ठीक है। इस बल्ब का अपना एक रेजिस्टेंस होगा, इस सेल की अपनी एक आंतरिक प्रतिरोध होगी जिसको हम आर बोल रहे हैं, और यहाँ से करंट आपका फ्लो कर रहा होगा इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से करंट आपका फ्लो करेगा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ ईएमएफ की वैल्यू E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, इस लोड से कितना करंट पास हो रहा है, आई करंट, तो आई आर प्लस, ये तो आपको पता ही, आई इंटू आर, ठीक है। इसके साथ भी करंट फ्लो करेगा, ये हो गया। अगर इस सेल में अगर मैं पूछूं कुल प्रभावित धारा का वैल्यू क्या, कैसे निकालते हैं, तो आई, सेल से प्रभावित होने वाला धारा कैसे निकलता है, आई इक्वल्स टू क्या लिखते हैं भाई, टोटल ईएमएफ, है ना, यानी कुल विद्युत वाहक बल बाई कुल प्रतिरोध, यानी कि टोटल रजिस्टेंस, ठीक है। तो I इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ कितना है भाई, टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा, I कैपिटल R प्लस आई आर, ठीक है। बाई टोटल रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल R बाई स्मॉल r, कैपिटल R बाई स्मॉल r, ठीक है। तो I की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो यहाँ पर I का वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे को क्या निकल जाएगा, सेल का टर्मिनल वोल्ट था, ठीक है। अब क्या क्या वैल्यू दे दिया गया है, यहाँ से अब हम लोग I का वैल्यू, कैपिटल I का वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है ना भाई। तो यहाँ से एक काम कर लेते हैं, टोटल ईएमएफ यहाँ से, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे रुक जाइए, देखिए यहाँ से आप और क्या चीज़ें कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। E इक्वल्स टू आप इसको और क्या लिख सकते हैं, आई आर को जगह आप क्या लिख सकते हैं, V प्लस आई आर लिख सकते हैं कि नहीं, पहले ये बताइए, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से I का वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं क्योंकि डाटा आपके पास यहाँ पे दिया हुआ। I इक्वल्स टू मैंने फॉर्मूला बताया क्या भाई, टोटल ईएमएफ अपन टोटल रजिस्टेंस, ठीक है। तो टोटल ईएमएफ कितना हो गया भाई, टोटल ईएमएफ कितना है,
V प्लस आई आर, है ना। या फिर अगर देख लिया जाए तो टोटल ईएमएफ आपको गिवन है, कितना दिया हुआ है 24 वोल्ट, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, क्या हो जाएगा 5 3 8, यानी आई का वैल्यू कितना आ गया 8 या 24, यानी कि 3 एम्पियर। कोई दिक्कत है समझने में, बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको आई की वैल्यू यहाँ से निकल गई है तो V इक्वल्स टू यहाँ आई का वैल्यू आप पुट कर दीजिए 3, और कैपिटल आर का वैल्यू कितना है 5, यानी कि आ जाएगा 5 या 15 वोल्ट, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। या फिर अगर आप यहाँ से भी अगर आप निकालना चाहे तो देखिए ई का वैल्यू आपको दे दिया गया था 24, V यहाँ से आई का वैल्यू आपने निकाल लिया 3, और स्मॉल आर का वैल्यू दिया गया 3, ठीक है। तो 24 माइनस 9 कितना हो जाएगा भाई 15 वोल्ट, ठीक है। तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं। चलिए भाई, ये हो गया सवाल। अब इसको हम लोग क्लियर करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चीज़ें समझ में आ रही ना भाई, मैंने इसलिए डायग्राम बनाया ताकि आपके मन में ये डाउट ना आए कि भाई आखिर ये एक्चुअली डायग्राम बनेगा कैसे सेल का, ठीक है। बहुत स्टूडेंट सेल को पढ़ते नहीं है, इसीलिए दो टाइप्स के सेल होते हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल में फिर मैंने आपको शुष्क सेल यानी कि शुष्क सेल लैक्लांसियस सेल के बारे में बताया था, फिर सिंपल सेल वोल्टेइक सेल के बारे में बताया था, फिर सेकेंडरी सेल में मैंने आपको स्टोरेज सेल के बारे में बताया था, लेड और आपका लिथियम स्टोरेज सेल के बारे में बताया था, फिर उसी में मैंने आपको ईएमएफ के बारे में डिस्कशन किया था, सारी चीज़ें। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है आपसे, इफ 100 जूल वर्क इज डन टू ब्रिंग 100 माइक्रो कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। बहुत सुंदर सा सवाल है, इजी सवाल है, लेकिन यहाँ स्टूडेंट फंस सकते हैं। देखिए क्या है, बोला गया कि 100 माइक्रो कूलम आवेश को अनंत से, ठीक है मेरे भाई, मैंने बताया था कि अनंत से, ठीक है, इन्फिनिटी से कितना माइक्रो कूलम में चार्ज का वैल्यू दिया गया 100 माइक्रो कूलम, ठीक है। 100 माइक्रो कूलम है, ठीक, 100 माइक्रो कूलम है, और आवेश को अनंत से विद्युत कोई भी एक पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मुझे लाना है। तो विद्युत भवन इसके अंदर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो विद्युत भी कुछ कार्य करना पड़ेगा चार्ज को लाने में, पॉजिटिव चार्ज को लाने में। तो कितना कार्य करना पड़ रहा है भाई, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ये तो आपको मैंने कल ही भी बताया था। तो V इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला आ जाएगा, कितना आपने वर्क किया है पॉजिटिव यूनिट चार्ज को लाने में, ठीक है ना। इकाई धन आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कितना कार्य किया है आपने भाई 100 जूल कार्य किया, देखिए यहाँ लिखा हुआ 100 जूल, 100 जूल, ठीक है। और कितना कुलाम आवेश को, तो 100 माइक्रो कुलाम। तो अब यहाँ पे एक चीज को क्लियर कर लीजिएगा, 1 माइक्रो इक्वल्स टू क्या होता है 10⁻⁻⁶, ठीक है। अब हो सकता है एग्जाम, यहाँ मैंने आपको बता दिया है माइक्रो कुलाम, कहाँ गया भाई, ये रहा माइक्रो कुलाम। अब आपको यहाँ पे दे देता 100 मिली, ठीक है ना, 100 मिली, एक मिनट, 100 मिली कुलाम। तब याद रखना है यहाँ पे आपको 1 मिली इक्वल्स टू क्या होता है भाई 10⁻⁻3, ठीक है। तो शायद इस बार जो अभी जो लेटेस्ट पेपर रहा ना ग्रुप डी का, वो आपका यही 1 मिली से ही 1 मिली कुलाम दे दिया गया था। तो ये आप देख लीजिए, मैंने लिया भी है क्वेश्चन, इसी 100 में आपको करा भी दूंगा, टेंशन नहीं लेना। तो भाई यहाँ पे दिया गया है क्या, क्यू का वैल्यू आपको दिया गया भाई 100 माइक्रो कुलाम, ठीक है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे 10⁻⁻6 से। तो अब इसको सॉल्व कर ले तो ये कट जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻6 वोल्ट आ जाएगा, 10⁻6, यानी कि ऑप्शन सी। समझ में आया कि नहीं भाई, यहाँ कुछ नहीं किया गया, सिंपल से आपको याद रखना होगा 1 माइक्रो कुलाम, क्योंकि भाई ऐसा ही यूनिट में लेना होगा ना, मीटर में आपको इसका कन्वर्जन करना है, सॉरी कुलाम में इसको कन्वर्जन करना होगा, मीटर बोल रहा हूँ। ऐसा यूनिट क्या है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है बताइएगा, कुलाम। और सीजीएस यूनिट क्या होता है, स्टेट कुलाम, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 1 कुलाम इक्वल्स सॉरी 1 माइक्रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई 10⁻⁻6, ठीक है, 10⁻⁻6 होता है। चलिए इसको हटा लिया जाए। याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में फंस जाइएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में दिया गया ऐसा क्वेश्चन। अभी लेटेस्ट पैटर्न में देखिए यही सब चेंजेस किया जा रहा है, यूनिट वगैरह को अच्छे से आपको क्लियर रखना होगा। क्लियर हो गया ना ये सवाल। चलिए आगे बढ़ता है वो अगला सवाल में। अगला सवाल क्या बोला गया कि जो सरल सेल में कैथोड इलेक्ट्रोड किसका होता है, कि इन सिंपल सेल वोल्टेइक सेल कैथोड इलेक्ट्रोड मेड अप ऑफ, यानी कि सिंपल सेल या फिर वोल्टेइक सेल एक ही है। उसमें बोला गया क्या, तो मैंने याद करिए, मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से। सबसे पहले देखिए ये जो सरल सेल है, मैं पूरा फिगर इसका क्लियर कर देता हूँ एक बार। किसका बर्तन होता था, ये कांच का बर्तन होता था, ये भी आपका सवाल पूछा जाएगा। इसमें जो आप डाल रहे थे, ठीक है ना, जो चूर्ण जो पाउडर डाले थे, यहाँ पे क्या था, कौन सा एसिड था, डाइल्यूट H2SO4 था, ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद मैंने यहाँ पे बताया था दो हमने इलेक्ट्रोड लिया था। चलिए दोनों इलेक्ट्रोड का कलर अलग ले रहे हैं हम लोग। ये हो गया आपका क्या भाई, ये हो गया आपका कॉपर प्लेट, ठीक है साहब, और ये हो गया आपका जिंक प्लेट।
एज ए जिंक प्लेट किस प्रकार का ट्रीट करता है, तो कैथोड या एनोड, तो याद कीजिए ये कैथोड की तरह ट्रीट करता है। कैथोड पे कैसा साइन, कैसा आवेश, नेगेटिव। और कॉपर प्लेट आपका एनोड की तरह रिएक्ट करता है, कैसा साइन, तो पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है यहाँ तक, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, नेगेटिव क्यों आ रहा था, पॉजिटिव क्यों आ रहा था, ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये डाइल्यूट H2SO4 है, यानी कि एसिड के साथ क्या है भाई, वाटर है, यानी कि यहाँ पे H2 2+ और SO4- में ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो ये जिंक क्या करता है, SO4- के साथ रिएक्ट कर जाता है। और यहाँ पे मैंने बताया था क्या, यहाँ पे दो चीज़ें मैंने और भी बताई थी, दो दोष आपका एग्जाम में यहाँ पूछा जाता है, यहाँ पे दो डिफेक्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो H2++ यानी कि ये जो आपका हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस क्या करता है, इस कॉपर प्लेट के चारों और क्या बनाता है, एक लेयर बना देता है, एक परत बना देता है, जिसके कारण ये जो डाइल्यूट H2SO4 है, इसका और इस कॉपर प्लेट के बीच में क्या होता है, संपर्क टूट जाता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट, पोलराइजेशन डिफेक्ट, यानी कि ध्रुवण डिफेक्ट। और इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो विध्रुवक का इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा विध्रुवक होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2। और ये MnO2 क्या करता है, ये MnO2 इस हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर देता है H2++ और बनाता है Mn2O3+ वाटर। ठीक है, और दूसरा एक आपको डिफेक्ट और होता है इस जिंक प्लेट पे। जिंक प्लेट में मैंने बताया था कि इसमें बहुत सारी क्या होती है, अशुद्धियाँ होती है। ठीक है, और अशुद्धियाँ होने के कारण जो जो अशुद्धियाँ होती है ना, वो अशुद्धियाँ हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करके इसके अंदर ही बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन कर देती है। तो इस डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं लोकल एक्शन, यानी कि स्थानीय क्रिया। और इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर पारा का अमलगम चढ़ाते हैं। तो ये दो दो सारे क्वेश्चन जो डिफेक्ट है ना, बहुत अच्छे हैं। एक तो पोलराइजेशन डिफेक्ट किस में होता है, कॉपर प्लेट में, यानी कि एनोड में। जो रासायनिक क्रिया डिफेक्ट है, यानी कि लोकल एक्शन जो डिफेक्ट है, वो जिंक प्लेट में या फिर कह लीजिए कैथोड पे होता है। इसको दूर करने के लिए आपने क्या किया भाई, पोलराइजेशन डिफेक्ट को, ध्रुवन डिफेक्ट को दूर करने के लिए आपने मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 का इस्तेमाल किया। और जो आपका लोकल एक्शन यानी कि स्थानीय क्रिया जो डिफेक्ट था, उसको दूर करने के लिए आपने क्या किया सर, पारा का अमलगम, यानी कि पारा का लेप चढ़ा दिया। अब यहाँ से मैंने एक और सवाल बताया था कि पारा का जो लेप चढ़ाया गया, ठीक है, अब ऐसा क्या होता है ना, लोगों में कंफ्यूजन ये है कि किसके ऊपर चढ़ाया गया था, जिंक प्लेट के ऊपर चढ़ाया गया था। तो लोगों को ऐसा लगता है कि जिंक में क्या है भाई, जंक लग जाता है, इसलिए पारा का लेप चढ़ा दिया। लेकिन आपको भी पता है ऐसा इसीलिए सोचते हैं क्योंकि जैसे कि लोहे वगैरह हो गया या मेटल में क्या किया जाता है, पेंट कर दिया जाता है ना, पेंट यानी पेंट का क्या हो जाता है, उसका लेप चढ़ा दिया जाता है। किस लिए, ताकि उसमें जंग ना लगे। इसीलिए लोग सोचते हैं कि पारा का लेप जो चढ़ाया जाता है जंग से बचाने के लिए या क्रोजन से बचाने के लिए या स्नेह की धातु को संचारण से बचाने के लिए। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि क्या धातु को संचारण से, कोरोजन से या फिर जंग लगने से क्या आप पारा का लेप चढ़ाते हैं, बिल्कुल नहीं। पारा का लेप हमने यहाँ पे क्यों चढ़ाया भाई, स्थानीय क्रिया यानी कि लोकल एक्शन जो डिफेक्ट होता है। और लोकल एक्शन डिफेक्ट क्या होता है, जो जिंक का जो प्लेट है, इस जिंक के अंदर बहुत सारे अशुद्धियाँ होती है और ये अशुद्धियाँ क्या करती है, इस हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर जाती है। ठीक है, जिसके कारण इस जिंक प्लेट के अंदर ही बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर मैं आपको फिगर बनाऊं, जैसे कि ये आपका जिंक का प्लेट है, अब इस जिंक के प्लेट के अंदर ही क्या होता है ना, बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी को कहा जाता है लोकल एक्शन डिफेक्ट। ठीक है, चलिए भाई, जितना भी हो सका सिंपल सेल के बारे में मैंने जानकारी दे दी है। रिएक्शन भी मैंने यहाँ पर डिस्कशन कर दिया, जो जो रिएक्शन इसके बीच में होती है। हो गया ये सर। तो चलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा। क्वेश्चन क्या था कि सरल सेल में कैथोड इलेक्ट्रोड किसका होता है, तो भाई जिंक प्लेट का होता है, जिंक का होता है। ठीक है ना, जिंक प्लेट जो होता है वो कैथोड इलेक्ट्रोड का होता है। और एनोड पूछता तो क्या होता है भाई, कॉपर बोलते हैं आप। ठीक है, जिंक हो गया कैथोड। अगला सवाल, किसी तार की लंबाई, अब यहाँ देखिए खींच करके 4 गुना हो जाता तो प्रतिरोध कितना होगा। जितने वेराइटीज़ है वो सारे मैं करा दूंगा अभी फोन न्यूमेरिकल, देखिएगा लगातार। देखिए अभी तक आपने सिंपल जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आपने निकाला था, जितना भी 2 गुना 3 गुना 4 गुना किया आपने, ये फॉर्मूला आपने यूज़ किया था πr²। या तो लेंथ को केवल बढ़ाया गया था तो रेजिस्टेंस क्या था भाई, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी। तो लेंथ जितना टाइम्स इंक्रीज किया जाएगा रेजिस्टेंस भी उतना टाइम्स बढ़ जाता था। लेंथ जितना टाइम्स डिक्रीज किया जाता था रेजिस्टेंस भी उतना टाइम डिक्रीज कर दिया जाता था। लेकिन अगर लेंथ और एरिया एक साथ हो तब उस केस में आप ρl/a देखते थे। लेंथ जितना एरिया जितना, उसके हिसाब से यहाँ सॉल्व करके उतना टाइम्स रेजिस्टेंस हो जाती थी। तो अभी तक आपने कहीं भी खींच करके यानी कि स्ट्रेचिंग शब्द या फिर पिघलाकर यानी मेल्टिंग शब्द का नहीं यूज़ किया था। अब आ जाइए यहाँ पे, मैंने इसके सारे केस डिस्कशन के थ्योरी में एक एक करके एक एक जगह मैंने समझाया था। तो देखिए यहाँ पे किसी तार की लंबाई को खींच करके, यानी यहाँ पे खींच करके शब्द आ गया है। तो यानी यहाँ मैंने क्या बताया, अगर खींचा जाएगा
यानी कि खींचा जाएगा तो लेंथ चेंज होगा और ऑटोमेटिक यहाँ पे एरिया भी चेंज हो जाएगा। एरिया चेंज होना मतलब रेडियस भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एरिया या रेडियस का जिक्र नहीं किया जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज होगी, या आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। सिंपल सी बात है, रबड़ को खींचिएगा तो लंबाई बढ़ेगी तो उसकी मोटाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मोटाई मतलब एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाएगी, यानी कि उसकी रेडियस घट जाएगी। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, देखना है खींच करके। ठीक है, खींच करके क्या है लंबाई। तो ये कौन सा था केस, याद करिए, केस 2 है। और केस 2 में मैंने आपको फिर बताया था टाइप 1, टाइप 2 और ये टाइप 3। टाइप 1 में क्या बताया था भाई, लेंथ को खींचा जाएगा, एरिया को खींचा जाएगा और रेडियस को खींच करके चेंज किया जाएगा। ठीक है, अभी आइए एक बार पहले मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ जहाँ पे सारी चीज़ें मैंने एक जगह पूरा अच्छे से रखा था, समझाया था आपको क्लास के दौरान। अगर वो, चलिए यहाँ पे तो नहीं होगा भाई, वो उस ये में था। चलिए कोई नहीं है भाई, मैं आपको नोट्स में शायद दिखा सकता हूँ, तो इसको इसीलिए मैं दिखाऊंगा ना, क्योंकि चीज़ें एकदम क्लैरिटी आपको समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे से। आप 1 मिनट का समय लेंगे हमें, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ सारी चीज़ें को। ठीक है ना भाई, 1 मिनट, ये रहा। देखिए देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था, देखिए केस 1, देखिए केस 1 है और ये केस 2 है। केस 1 में लेंथ चेंज करेगा, ठीक है, और एरिया चेंज करेगा। यहाँ पे बोलेगा, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, लेंथ इंक्रीज करेगा, एरिया या फिर रेडियस चेंज करेगा। ठीक है, तब उस केस में इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो सकता है। ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस केस में। आर इक्वल टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। अब ये था हमारा केस 2, जिसमें स्ट्रेचिंग शब्द का इस्तेमाल होगा या मेल्टिंग शब्द का इस्तेमाल, खींच करके या फिर पिघला करके। ठीक है, अब इसमें मैंने लिखा भी था कि एक चीज़ को चेंज करने पर दूसरा ऑटोमेटिक चेंज होगा। लेंथ इंक्रीज होगा तो एरिया रेडियस डिक्रीज होगा, एरिया रेडियस इंक्रीज होगा तो लेंथ क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए मैंने केस 2 में टाइप 1, जो आपको इसमें मैंने बताया था क्या भाई, इसमें लेंथ को चेंज किया जाएगा। ठीक है, टाइप 2 में आ जाइए, टाइप 2 में यहाँ पे एरिया को देखिए चेंज किया जा रहा है। और टाइप 3 में अगर आप देखेंगे, इसके मैंने सारे न्यूमेरिकल्स भी कराए प्रैक्टिस। देखिए टाइप 3 में यहाँ पे रेडियस को चेंज किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। अब इसका मैंने ट्रिक भी आपको बता रखा, तो वही ट्रिक अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे बहुत डिटेल नहीं, क्योंकि वहाँ पे मैंने वॉल्यूम का इक्वेशन सॉल्व करके बताया था कि ट्रिक आया कैसे। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे आर इक्वल्स टू रो एल अपन ए फॉर्मूला होता है सर। ये कांस्टेंट है आपका, चलिए मटेरियल कांस्टेंट है। खींच करके शब्द इस्तेमाल किया गया, लंबाई में चेंज हुआ। तो मैंने क्या बताया था भाई, आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना खींचा जाएगा उस खिंचाव का क्या करना है हमें भाई, स्क्वायर कर देना है। कितना खींचा गया भाई, 4 गुना खींचा गया है, तो 4 का आप स्क्वायर कर दीजिए, यानी जो नया रजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, 16 टाइम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें कुछ नहीं करना है भाई, ये सब मैंने आपको समझा रखा है। तो ये सब फटाफट हम लोग क्वेश्चन अभी एग्जामिनेशन में बनाते हुए निकलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। 17वां क्वेश्चन ये बोल रहा है 17 नंबर का, कि किसी तार को, देखिए यहाँ भी अगर देखेंगे खींचने का शब्द इस्तेमाल किया गया है, और खींचने के बाद बोला गया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू खिंचाव का स्क्वायर कर देंगे, है ना। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे क्या चेंज हो रहा था भाई, लंबाई, और आर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको बोला गया एरिया, तो एरिया क्या है भाई, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नया रेजिस्टेंस आएगा, जितना खिंचाव किया गया है एरिया में, उसका हम पहले क्या करते थे, स्क्वायर करते थे स्टेप 1 में, और स्टेप 2 में उसको क्या करते थे, उस खिंचाव को या फिर जो जितना टाइम्स होगा उसको हम क्या करते थे, रेसिप्रोकल में, यानी कि 1 बाय एरिया है ना, मतलब क्या है भाई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए सेकंड स्टेप 2 में हम क्या करते हैं भाई, उसको रेसिप्रोकल करते हैं। याद होगा आपको, रेसिप्रोकल करते हैं सेकेंड स्टेप में। चलिए, तो कितना किया गया भाई, एरिया को 1/5 गुना कर दिया गया। तो जो रेजिस्टेंस है 1/5 का आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा भाई, 1/25। ये तो पहला काम हो गया। दूसरे काम में हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसको चेंज उल्टा कर देंगे, तो यानी कि 25 गुना हो जाएगा, 25 टाइम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन है 25 टाइम्स, बिल्कुल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, याद है, देखिए यहाँ बड़े मैंने शानदार वे में कराया था भाई। ठीक है, देखिए जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो जो पहला जो था यहाँ पे आपको मैंने यहाँ साफ साफ शब्दों में लिख दिया था, देखिएगा अगर, तो देखिए ट्रिक में मैंने क्या बताया था कि यहाँ ये तो एरिया वाला हो गया, टाइप 2 लंबाई वाला पहले देख लीजिए। देखिए लेंथ को खींच कर पिघला कर किया जाए तो जितना भी टाइम्स किया जाएगा उसका आपको स्क्वायर कर देना। अब आ जाए एरिया वाले बात में, मैंने लिखा था एरिया जितना टाइम्स होगा
उसका स्क्वायर करेंगे और उसको रेसिप्रोकल में। और रेडियस के केस में क्या था भाई, रेडियस का पावर क्या करेंगे भाई, पावर 4 कर देंगे। देखिए यहाँ भी मैंने लिखा था रेडियस जितना टाइम होगा उसका पावर 4 करेंगे, उसके बाद रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने चीज़ें क्लास में बहुत अच्छे से करा रखा। अब देखिए अगला ही क्वेश्चन रेडियस के ऊपर है। किसी तार को खींचकर रेडियस को, त्रिज्या को क्या किया गया, क्योंकि देखिए इसमें हो क्या रहा, रो एल अपन ए, अगर त्रिज्या को देखे ध्यान से तो रो एल बाई पाई आर स्क्वायर है, तो रेडियस यहाँ खुद स्क्वायर में, इसलिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस नया आएगा उस त्रिज्या को क्या करेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर नहीं पावरफुल, क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर का स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एरिया स्क्वायर में नहीं है इसलिए एरिया की बात होगी तो केवल स्क्वायर करेंगे। यहाँ लेंथ में भी कहीं स्क्वायर नहीं इसलिए इसको स्क्वायर कर रहे थे। और इसके बाद ये पहला काम था पावर 4 करना हमें। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे सेकंड केस में क्या करते थे, रेसिप्रोकल करते थे, क्योंकि आर और आर जो रेजिस्टेंस है और जो रेडियस के बीच में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये सेकंड काम है। तो बस देख लेते हैं, रेडियस बिकम 3 टाइम्स है। ठीक है, रेडियस बिकम 3 टाइम्स है यानी कि 3 का हम पावर 4 कर देंगे यानी 81 टाइम्स, और इसको उल्टा कर देंगे यानी न्यू रेजिस्टेंस 1/81 टाइम्स, 1/81 टाइम्स। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो बहुत सेकंडों में ये सब सवाल आपके बनेंगे, और अभी तक देखिए इस पैटर्न पे सवाल पूछा नहीं गया है रेलवे में। ठीक है ना, अगर आप पीएसयू जैसे एग्जामिनेशन में आईटीआई लेवल पे बैठे होंगे तो वहाँ पूछा गया। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत पेट क्वेश्चन है, ना जाने कितने बार ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं पूछा क्या गया है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई समझिए, मैंने आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत अच्छे से समझाया था, इसको हटा लिया जाए पहले 1 मिनट। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि जो एक कूलाम आवेश है इसमें पूछा गया है कि कितना इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, इसको समझ लीजिए बढ़िया से। जैसे कि आप लिखते हैं भाई चार्ज, कोई बॉडी है, ये मान के चलिए ये बॉडी है। ठीक है, ये बॉडी क्या है भाई, चार्ज है। चार्ज है कितना कूलाम चार्ज, इसके पास 5 कूलाम चार्ज है। तो 5 कूलाम अगर ये बॉडी चार्ज है तो इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ही होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और एक प्रोटॉन पे भी कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब ये बस नेचर इसका अलग होता है माइनस और इसका होता है प्लस। ठीक है ना भाई, तो भाई इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, या अगर मैं बोल दूं चार्ज जो है ये बॉडी 10 कूलाम है, ये बॉडी जो है 10 कूलाम आवेशित है, तो इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है। उसी प्रकार यहाँ क्वेश्चन बोला गया कि कोई बॉडी जो है वो चार्ज है 1 कूलाम से, यानी क्यू का वैल्यू 1 कूलाम है, तो इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, ये आपका सवाल है। तो मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया था क्वांटाइजेशन में चार्ज में Q इक्वल्स टू NE होता है। कितना बॉडी चार्ज है 1 कूलाम है। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है, n का वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, कूलाम से ये कूलाम कट गया, n का वैल्यू आप निकाल सकते हैं 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें, इसको एक हटा के ऊपर चला जाएगा 0। ठीक है, तो 10/16 इंटू 10⁻⁻19 है, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 10⁻19। ठीक है, अब यहाँ से उसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से एक 0 इधर ले लेते हैं, तो ये हो गया 100/16 इंटू 10⁻18। अब इसको ऑल सॉल्व कर दीजिए, 16 तो 4 चौके 16 और ये हो गया 25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 छक्के 24, 4 दूनी 8, 4 पचे 25, 10⁻18 इतना इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर कोई बॉडी, ये जो बॉडी है ये चार्ज है 1 कूलाम से, तो इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, सोच सकते हैं इतना इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऊपर से 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये डाटा बहुत सारे स्टूडेंट याद भी रखते हैं, आप याद भी कर सकते हैं, समय कम लगेगा और बनाते बनाते ये डाटा याद भी हो जाता है, तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो ऑप्शन कहाँ भाई 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। चलिए ठीक है, 19th क्वेश्चन हो गया क्लियर, समझ में आ गया। चलिए 20वां क्वेश्चन क्या बोला गया है कि सरल सेल में, यह भी मैंने बताया अभी कि जो सरल सेल यानी कि सिंपल सेल या फिर वोल्टेइक सेल भी बोला जाता है, जो प्लेट में पारा का अमलगम का लेप चढ़ाया जाता है। ठीक है, मैंने बताया भी था। ठीक है, क्यों चढ़ाया जाता है वही पूछा जा रहा है। जस्ता प्लेट को जंग से लगने से बचाने के लिए बिल्कुल नहीं, मैंने पहले ही बताया था पारा का अमलगम का लेप जंग से बचाने के लिए नहीं किया जाता। जस्ता प्लेट को संचारण से बचाने के लिए बिल्कुल नहीं, कोरोजन से बचाने के लिए भी नहीं। जस्ता प्लेट को ध्रुवन दोष से बचाने के लिए, बिल्कुल सही बात है, पोलराइजेशन जो डिफेक्ट उससे बचाने के लिए। और जस्ता प्लेट पर स्थानीय क्रिया, ये भी नहीं होगा। जस्ता प्लेट पे तो पहली बात स्थानीय क्रिया होता नहीं है, सॉरी, बिल्कुल 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 भाई,
यही होगा, ये ऑप्शन डी ही सही होगा। मैंने अभी बताया भी था, जस्ता प्लेट पर ध्रुवन दोष नहीं होता भाई, ठीक है ना। पोलराइजेशन डिफेक्ट किस में होता था? कॉपर प्लेट में, यानी कि एनोड पे होता था, ठीक है। एनोड पे कैसा साइन भाई? पॉजिटिव साइन। और इस ध्रुवन दोष को दूर करने के लिए हम लोग मैग्नीज डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते थे। तो जिंक के प्लेट पे हम लोग क्या करते थे? लेप चढ़ाते थे पारा का अमलगम का, ठीक है ना। किस लिए भाई? ऑप्शन डी, जस्ता प्लेट पे स्थानीय क्रिया को दोष से बचाने के लिए, ठीक है। क्लियर है। और ये स्थानीय क्रिया जो डिफेक्ट है ये क्या है? ये भी आपको पता चल चुका है, मैंने अभी बताया था। जो मैंने बोला था कि जिंक के जो प्लेट होते हैं इसमें बहुत सारे अशुद्धियाँ होती है, और ये अशुद्धियाँ क्या करती है? हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करके बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन कर देते हैं जिंक प्लेट के अंदर ही। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? स्थानीय क्रिया। और इसी को दोष से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उस जिंक प्लेट पे पारा का अमलगम का लेप चढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन, शुष्क सेल जो है वोल्टेइक सेल में जो एनोड है वो किसका बना होता है? ठीक है, एनोड। तो शुष्क सेल में मैंने बताया था जो एनोड है, ठीक है। तो देखिए कैथोड और जो आपका एनोड है, कैथोड यानी कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हो गया एनोड। तो शुष्क सेल में जो कैथोड होता है वो बना होता है आपका जिंक प्लेट का, और एनोड बना होता है कॉपर प्लेट का। तो क्या पूछा है? एनोड है ना, तो कॉपर प्लेट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा जो कार्बन, यहाँ पे ऑप्शन डी जो दिख रहा है ना, कार्बन का छड़ लेते थे, याद करिए। और वो किस तरह का ट्रीट करता था भाई? एनोड की तरह। किस सेल में वो? तो वो था आपका ड्राई सेल या लेक्लांसिस सेल कहेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये देखिए इस बार का सीबीटी 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। 6 मई 2025 को सीबीटी 2 में पूछा गया ये सवाल आपका, ठीक है ना। लेटेस्ट क्वेश्चन है। बोला गया कि यदि 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ठीक है ना, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये मान के चलिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। 2 कूलाम आवेश को, ये मान के चलिए कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज है और यहाँ पे 2 कूलाम आवेश, ठीक है। इसको पॉइंट ए टू पॉइंट बी या पॉइंट बी टू, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में किया गया कार्य कितना है भाई? 24 जूल है, ठीक है, 24 जूल है। तो बोला गया इन दोनों बिंदुओं के बीच में सही विभव, तो विभव निकालने की क्या भाई? किया गया कार्य उस चार्ज को ले जाने में। तो भाई हमें क्या निकालना है? विभव निकालना है। तो कितना कार्य किया भाई? 24 जूल कार्य किया है। और कितना कूलाम आवेश को ले गया? 2 कूलाम आवेश को, तो क्या हो जाएगा? 12 वोल्ट, ठीक है, 12 वोल्ट। ये इस पे बहुत सारे क्वेश्चन मतलब बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत सालों से अभी तक। अगर आप देखेंगे 2018 में भी क्वेश्चन, 2019 में भी क्वेश्चन, 2024 में भी क्वेश्चन देखने को मिला है। ना केवल एलपी में बल्कि ग्रुप डी जैसे एग्जामिनेशन में भी, टेक्नीशियन जैसे एग्जामिनेशन में भी। अगला क्वेश्चन फिर से लेटेस्ट 6 मई 2025 में 2024 की जो वैकेंसी रही सीबीटी 2 का ये क्वेश्चन है। किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रभावित होने के लिए क्या आवश्यक है भाई? देखिए इसको मैं पूरा समझा देता हूँ एकदम। देखिए कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, मिनिमम रिक्वायरमेंट एक सर्किट कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो पहला क्या होना चाहिए भाई कि आप उससे क्या लोड चलाना। मान के चलिए मुझे एक बल्ब, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होना चाहिए, एक विद्युत अपघटन होना चाहिए, ठीक है, विद्युत घटक होना चाहिए। और एक वायर हो गया, ये इलेक्ट्रिक वायर, ठीक है। दूसरा, पहला चीज़ हो गया इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, दूसरा वायर हो गया आपका, तीसरा क्या होना चाहिए भाई? बैटरी होनी चाहिए, ठीक है। और चौथा क्या होना चाहिए? स्विच होना चाहिए। ये 4 चीज़, एक हो गया आपका बैटरी, थर्ड चीज़, और फोर्थ में हो गया ये स्विच। ये 4 चीज़ आपको क्या है? रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम। बाकी इसके अलावा इसमें बहुत चीज़ जोड़ सकते हैं, वोल्ट मीटर जोड़ सकते हैं, एमीटर जोड़ सकते हैं, रियोस्टेट जोड़ सकते हैं। चलिए भाई, ये आपका ग्रुप डी का पूछा गया सवाल था 2019 के, ठीक है ना भाई, कि एक कंप्लीट परिपथ के लिए क्या मिनिमम चीज़ें चाहिए। तो यहाँ लिखा गया वही बात है कि भाई देखिए किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रभावित होने के लिए क्या आवश्यक है? विद्युत धारा प्रभावित होने के लिए क्या आवश्यक है? केवल बल्ब होना चाहिए, केवल बल्ब से हो जाएगा, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से नहीं। केवल स्विच से हो जाएगा, या देखिए वह शब्द को देखिए ओनली, और मैंने कहा था कि जहाँ ओनली आ जाए ना तो 99% वो ऑप्शन गलत ही होता। ओनली वायर बिल्कुल नहीं भाई। अब यहाँ पे पढ़िए अच्छे से, अ क्लोज्ड कंडक्टिव पाथ, यानी कि एक आपके पास क्या होना चाहिए? क्लोज कंडक्टिव पाथ होना चाहिए, यानी कि क्लोज्ड पाथ होना चाहिए बिल्कुल। और कंटेनिंग अ वोल्टेज सोर्स, यानी कि एक बैटरी होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आप बोलेंगे सर यहाँ लोड नहीं लिखा है, और ना ही इलेक्ट्रिक वायर लिखा है, और ना ही स्विच लिखा, यानी कि इसका मतलब यही हो गया, क्लोज कंडक्टिंग पाथ का मतलब भी यही हो गया। तो देखिए इस बार पूछने का तरीका कितना अच्छा कर दिया, ऑप्शन देखिए कितने अच्छे डाल दिए। ग्रुप डी में जो मैंने बताया अभी वो डायरेक्ट लिखे थे, वहाँ पे चारों चीज़ों का रिक्वायरमेंट लिख दिए थे नाम। अगला क्वेश्चन, यदि कोई विद्युत लोड, देखिए ये भी आपका 6 मई 2025 सीबीटी 2 का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैंने कल ही करा है, बस डाटा अलग है। बोला गया क्या? यदि कोई विद्युत लोड 1 सेकंड में 2 एम्पीयर धारा प्रवाह करता है तो लोड से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या याद कीजिए। मतलब सिंपल है, अगर मैं इसको समझाऊं, जैसे कि मान लीजिए
कोई एक बल्ब है ये, ठीक है, समझिएगा, ये आपकी बैटरी हो गई और एक स्विच हो गया। अब ये बल्ब से जो है ना, ठीक है, इस बल्ब का अपना एक आंतरिक प्रतिरोध होगा। अब यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर, यानी इस बल्ब से 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो कर रहा है यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो कर रहा होगा भाई, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो बोला गया है कि 2 एम्पियर अगर करंट फ्लो करता है, ठीक है, 2 एम्पियर अगर करंट फ्लो करता है तो कितना इलेक्ट्रॉन उससे प्रवाह हो रही है, वही पूछा गया। तो लोड से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। तो कैसे निकलेगा भाई, मैंने क्या बताया था, क्वांटाइजेशन फार्मूला Q इक्वल्स टू NE और Q इक्वल्स टू क्या होता है IT, ठीक है। अब दोनों को इक्वेट कर देंगे तो आप लिख सकते हैं IT बराबर NE हो गया। और यहाँ पे एक शब्द और आपको लिखा गया 1 सेकेंड में, तो आपको क्या क्या दे दिया गया, टाइम दे दिया गया भाई 1 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आपको बोल दिया गया है कि आई जो है भाई वो आपका 2 एम्पियर है। तो चलिए यहाँ पे पुट करिए 2 एम्पियर, टाइम 1 सेकेंड, एन निकालना है आपको, एन ही निकालना है ना आपको, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया। ई का वैल्यू क्या है 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, ये 10 ऊपर चल जाएगा तो क्या आ जाएगा, और ये 2 से ये 16 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 8, यानी कि इधर आ गया 1 इक्वल्स टू 9 इंटू 8, और ये 10 ऊपर चल गया तो भाई 10⁻, क्या आ जाएगा भाई 20 आ जाएगा, है ना। एन का वैल्यू निकालना है आपको, तो 1/8 इंटू 10⁻⁻20, ठीक है। तो एन का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पूछा इलेक्ट्रॉन की संख्या याद कीजिए, तो एन का वैल्यू क्या आ गया 1/8 इंटू 10⁻⁻20, ठीक है, 10⁻⁻20 है। तो अब एक काम कर लेते हैं, 10⁻⁻20 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻20/8 हो गया, ठीक है। अब एक 10 इधर बाहर निकाल लेते हैं और ये हो गया 10⁻19/8। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 चौकी 8, 2 पचे 10। अब 4 से इसको सॉल्व करिएगा तो 4 एकम 4, तो 4 दूनिया 8, 4 पचे 20, 1.25 10⁻19 इतना इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ना भाई, क्वेश्चन समझ में आ रहा ना, बताइएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो अगर अच्छे से अगर आप समझ लेंगे तो अगला क्वेश्चन भी देखिए 6 मई 2025 का पूछा गया क्वेश्चन है। कोई बल्ब तंतु है जिसपे 220 वोल्ट का स्रोत से इतना एम्पियर धारा फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो बल्ब तंतु के प्रतिरोध का परिकलन कीजिए, ठीक है। क्या बोला, कोई बल्ब तंतु है जिसपे जो वोल्टेज है 220 वोल्टेज है, ठीक है, 200 मिली एम्पियर। अब देखिए यहाँ पे दे दिया मिली एम्पियर, बस यही काम यहाँ पे आपको बस टिपिकल हो गया आपके लिए, और बाकी कोई बड़ा टिपिकल चीज़ है। बल्ब तंतु प्रतिरोध आर का वैल्यू आपसे निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ भी इक्वल्स टू क्या होता है आई आर, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा V/I, ठीक है। तो भी की वैल्यू कितनी गई है भाई 220/200, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना होगा सही से। यहाँ पे दिया गया मिली एम्पियर, तो मैंने बताया था मिली एम्पियर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 मिली बराबर क्या होता है 10⁻³ होता है ना भाई। तो अब पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिए SI यूनिट में, 200 मिली एम्पियर है, तो इसको आप लिख सकते हैं 200 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ठीक। अब निकालिए R की वैल्यू, R इक्वल्स टू V/I, भी कितना दिया गया 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट हो गया, और I का वैल्यू हो गया 200 गुना 10⁻³, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा भाई, एक जीरो से ये जीरो कट गया, 10⁻³ ऊपर चल जाएगा, 22 गुना 10⁻³/20 है, इससे एक जीरो और चल जाएगा, ये हो गया 11, ठीक है, 11 गुना 10⁻² यानी कि 1100, ठीक है, 1100 इज द राइट आंसर। समझ में आया ना। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं था भाई, यहाँ पे SI यूनिट का खेल था, मिली एम्पियर, माइक्रो कूलाम, जैसे मैंने आपको बताया था। और देखिए ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है, LP CBT 2 का ये सब क्वेश्चन पूछा गया। तो आप अगर वहाँ चेंज नहीं करते, आप बना देते, तो भी आपका गलती हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन में वो भी डाटा आपको दे रखा था, ठीक है ना। देखिए 6 मई का ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अगला सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 में क्या बोला गया कि कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन बोला गया। सेल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सोर्स ऊर्जा का स्रोत ही होता है, या फिर आप बोल सकते हैं सोर्स, सेल क्या काम करता है, ऊर्जा परिवर्तक का काम करता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का काम करता है, यानी एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में बदलने का काम करता है। क्लियर।
दूसरा ऑप्शन पढ़ेंगे सेल इज ट्रांसफर केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी बिल्कुल सही बात है, सही कथन बताना है आपको। नेक्स्ट बोला गया कि जो सेकेंडरी सेल इज ट्रांसफर केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा, बिल्कुल ये प्राइमरी सेल का मेन काम होता है केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, और प्राइमरी सेल भी यही करता है केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, लेकिन जो सेकेंडरी सेल है वो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में भी और इलेक्ट्रिकल को केमिकल में, यानी कि वाइस वर्सा, ये भी सही है। प्राइमरी सेल इज ट्रांसफर ओनली केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओनली केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहाँ ओनली दिया है तो मैंने बोला था 99% गलत होता है, 1% सही होता है, तो ये वही 1% वाली बात हो गई। तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी सेल केवल केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने का काम करता है, तो ये भी सही है ऑप्शन। तो ऑल बोथ यानी कि सारे के सारे ऑप्शन सही है, ठीक है। तो अब देखिए स्टेटमेंट बेस्ड के क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए सेल के बारे में, ठीक है। अब सेल का आपको मैंने क्लासेस बहुत अच्छे से कराया है। अगला सवाल क्या बोला गया देखते हैं। अगला सवाल बोला गया कि 10 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ईच सेल्स हैज, चलिए इस क्वेश्चन को क्या किया जाए, देखिए 10 सेल जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, प्रत्येक सेल का जो है, अब इसको ना मैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का, ठीक है, एक मैं थोड़ा सा आपको इसको बारे में बता दूंगा, तभी जाकर के ये सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है ना। कम यानी कि सेलों के संवहन से ये क्वेश्चन है आपका। देखिए अभी रेगुलर आपके 2-3 क्वेश्चन उसी से मिलेंगे, देख सकते हैं। तो अब इसको समझाने में एटलीस्ट कम से कम 15-20 मिनट समझेगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कर लेंगे, और ये मैंने अपने पेड क्लास में करवा रखा है, तो हो सकता है कि कल मैं इसको थोड़ा सा समअप करके समझाते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करूँगा। आज के लिए हम लोग यहाँ पे छोड़ते हैं, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 3, ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ से पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। तो आज लगभग हम लोग 18-17 क्वेश्चन कर लिए हैं, और चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए, और अच्छे स्टैंडर्ड के सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 से चलेंगे, कम से कम 40 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे कल, ठीक है। तो ऑलमोस्ट पार्ट 6 तक में आपका पूरा 100 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद आपका इसके बाद यानी कि इसके बाद वाले क्लास में एक तो पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का क्वेश्चन कर लेंगे, सीरीज पैरेलल पे जितने क्वेश्चन बनेंगे वो कर लेंगे। उसके बाद आपका हीटिंग इफेक्ट का क्वेश्चन देख लेंगे, केमिकल इफेक्ट तो मैंने आपको करवा दिया सेल का, ठीक है, सारे सेल के बारे में मैंने करवा दिए हैं, उधर रेजिस्टेंस के सारे कंसेप्ट करवा दिए हैं, बेसिक जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्ज से क्वेश्चन जितने अच्छे अच्छे बनेंगे वो करवा दिए हैं, पावर के क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। और उसके बाद और भी जो मिसलेनियस है, कुछ सर्किट वगैरह भी क्वेश्चन कर लेंगे, और उसके बाद बस और भी कुछ जो भी चीज़ें होगी उस पर हम लोग फिर आगे देखते हुए चलेंगे, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।